Good evening, all of you. How are you all? Welcome to Shaping Minds. We know. Let us continue with Teaching Aptitude Unit 1 paper UGC NET. हम कर रहे थे यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके आगे हम कंटिन्यू जो कर रहे हैं वो है ब्लूम टेक्सोनॉमी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और आप सभी को अच्छे से पता है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं. लेट्स स्टार्ट. और आज ना मेरे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी जो वॉइस है आई होप मतलब आपको बेयर करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज ब्लूम टेक्सोनॉमी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का फीचर क्या है. It is a hierarchical model for categorizing learning objectives. जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टूडेंट जो सीखते हैं उसको कैटेगराइज करना, उसको सिस्टमेटिक वे में सेट करना, एक हायरार्की में बच्चों को सिखाते चलना कि पहले आप ये सीखेंगे देन आप ये सीखेंगे. कुछ स्टेजेस होती हैं, उन सब चीज़ों को कैटेगराइज करना, सिस्टमेटिक वे में सिखाना ही ब्लूम टेक्सोनॉमी का मेन फीचर है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सिस्टमेटिक लगाना. ब्लूम टेक्सोनॉमी क्रिएटेड की गई थी 1948 में. किसके द्वारा? बेंजामिन ब्लूम के द्वारा. एंड उसमें अदर एजुकेटर्स भी हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया. उसमें एक कॉर्थवेल है एंड एक डेविड और है. उनका भी मेन इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने हेल्प किया इसको डेवलप करने में. लेकिन मेनली हम इसको बेंजामिन ब्लूम के नाम से ही जानते हैं. नेक्स्ट इज ब्लूम टेक्सोनॉमी के क्या है? 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं. फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव, सेकेंड वन इज अफेक्टिव एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म अगर आपको याद रखना है तो कैप भी बोला जाएगा. कैप यानी जब बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो तो आप उसको कैप पहनाएंगे, ये आप बोल सकते हैं. CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर क्या है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था और मैंने बोला था कि हम ब्लूम टेक्सोनॉमी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो देखिए जो ये है इसमें होते हैं 3H. ओके, 3H में क्या आएगा आप देखिए, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ इन्हीं के सामने ताकि आपको इजी हो. मैं इसको एक बार यहाँ से इरेज करती हूँ, उसके सामने लिखूंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. इनको हम बोल सकते हैं 3H. कैसे? जो कॉग्निटिव है उसके लिए है हेड. फर्स्ट H क्या है? हेड. मैंने आपको बताया था ना कॉग्निटिव क्या है? माइंड से रिलेटेड, आपके हेड से रिलेटेड है, आपके थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है. अफेक्टिव में किस तरह का आपको देखने को मिलेगा? अफेक्टिव में आप देखेंगे हार्ट से रिलेटेड, आपके इमोशंस है ना, आपकी वैल्यूज, नॉर्म्स जो आप सीखते हैं वो सब क्या है? आपका बिहेवियर, दैट इज अफेक्टिव में आएगा. एंड थर्ड H क्या है? आपका हैंड, यानी वो क्योंकि डिनोट करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी को, आपकी बॉडी, आपका हैंड, आपका आपके लेग्स है ना. मैं भी लिख पा रही हूँ तो मैं हैंड की हेल्प से ही लिख पा रही हूँ. दैट इज साइकोमोटर. तो याद रखिए 3H पूछ सकता है आपसे, हेड, हार्ट एंड हैंड. दैट इज वो अलग अलग बॉडी पार्ट को डिनोट करते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. आगे देखते हैं हम जो 3 डोमेन्स हैं ये इनके क्या फीचर्स हैं, इनमें क्या क्या लेवल्स आते हैं. इसमें कॉग्निटिव सबसे पहले हम देखते हैं. कॉग्निटिव डोमेन जो है उसमें हम फोकस करते हैं. इस कॉग्निटिव डोमेन में मेन फोकस है आपका इंटेलेक्चुअल एंड स्किल्स एंड नॉलेज की तरफ. इंटेलेक्चुअल स्किल एंड नॉलेज, आप क्या, आपका माइंड डेवलप होता है, आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, आप नॉलेज लेते हैं, वो सब किस में आएगा? कॉग्निटिव डोमेन में आएगा. एंड इसमें 6 लेवल्स होते हैं. टोटल कितने लेवल्स? 6. याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपको ऑप्शंस दे दे. आपको मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया 6 लेवल किस में है, 4 किस में है, 3 किस में है या 1 किस में है. तो और साथ में लिख देगा ऊपर कॉग्निटिव डोमेन कि उसमें कितने लेवल्स होते हैं. तो राइट आंसर इज 6 लेवल्स. ये जरूर आपको याद रखना है. 6 लेवल्स होते हैं. शिवांशी पे टाइप कर लेना, चार्जिंग में लगा दो. 6 लेवल्स होते हैं. आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स. तो 6 लेवल्स में क्या आता है? फर्स्ट इज रिमेंबर. पहले आप चीज़ों को रिमेंबर करते हैं, आप चीज़ों को
देखते हैं देन उसको याद करते हैं। देन अंडरस्टैंड, जब आपने वो चीज़ देख ली, पढ़ ली, याद कर ली, तो आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देन अप्लाई, जब आपको समझ में आ गया कि ठीक है ये वाला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, देन आप कोई और वैल्यू उसमें पुट करेंगे और उसको फिर से सॉल्व करके देखेंगे, यानी अप्लाई करके आप देख रहे हैं कि दिस इज राइट और रॉन्ग, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही थी या नहीं। देन एनालाइज, जब आपने वो चीज़ कर ली फिर आप उसको एनालाइज करेंगे, इज इट राइट और रॉन्ग। फिर देन इवेल्युएट, इवेल्युएट में यही आता है कि ठीक है मुझे यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, देन आप नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप पे पहुंचेंगे। और एंड में आता है क्रिएट, जब आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो आप एक नई चीज़ को क्रिएट करते हैं। जब आप सारी चीज़ों को सीख जाएंगे, आपका नॉलेज भी होगा, आप उसको अंडरस्टैंड करना सीख गए, आप उसको अप्लाई करना सीख गए, आप उसको इवेल्युएट करना सीख गए, तो एंड में आप क्या करेंगे, एक नई चीज़ को क्रिएट करेंगे, वो तभी पहुंच पाएंगे आप उस स्टेप तक। तो ये 6 लेवल्स हैं कॉग्निटिव डोमेन में। एंड कॉग्निटिव ये जो डोमेन है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। 2001 ये रिवाइज्ड, एक्चुअली 2001 जो है उसमें पूरा ब्लूम टेक्सोनॉमी को फिर से रिवाइज किया गया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अफेक्टिव डोमेन्स में कौन कौन से लेवल हैं और उसके फीचर्स क्या हैं। अफेक्टिव डोमेन मैंने बोला ना हार्ट से रिलेटेड है, दैट मीन्स आपकी वैल्यूज, आपने जो सीखा है, आप बेशक से कितना भी पढ़ लीजिए, हायर एजुकेशन ले लीजिए, आप पीएचडी कर लीजिए, आप पोस्ट डॉक कर लीजिए, बट लेकिन जहाँ आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, आपको ये नहीं पता कि जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तब आपको कैसे बिहेव करना है। बहुत बार होता है ना, मैं अपनी बेटी को बिल्कुल क्लियर समझाती हूँ, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वो जो भी चीज़ें रास्ते में खा रही है, चिप्स खा रही है, कोई और चीज़ खा रही है, हम अपना टिफ़िन लेकर गए, हमने जिस फॉइल में उसको पैक किया, या हमने जो भी मान लीजिए डिस्पोजेबल भी इवन लिया, तो हम उसको थ्रो नहीं करते कभी भी। हम अपने बैग में वो जो बचा हुआ गार्बेज है वो हम अपने बैग में रखते हैं कि जहाँ भी हमें डस्टबिन अवेलेबल होगा वहाँ हम उसको डंप कर देंगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी एजुकेटेड बन जाइए, लेकिन अगर आप में मैनर्स नहीं है ना तो आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अगर आप हम्बल नहीं है, आपको लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, तो वो टोटल वेस्ट हो जाता है। वो आता है अफेक्टिव में, वहीं पर आके चीज़ सीखते हैं। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी वैल्यूज़, वो दिखाती हैं आप कितने एजुकेटेड हो। नेक्स्ट इज 5 लेवल्स इसमें आते हैं। 5 लेवल्स कौन कौन से हैं? रिसीविंग, आप पहले नॉलेज को रिसीव करेंगे। देन रिस्पॉन्डिंग, जब आपने कुछ सीख लिया, समझ में आ गया, तब आप उसको जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो उस रिस्पॉन्डिंग से समझ में आता है आपने कितना सीखा है। नेक्स्ट इज वैल्यूइंग, जो आपने सीखा है उसको वैल्यू करना सीखिए, ये समझिए कि ये मेरे लिए वैल्यूइंग है या नहीं, यानी ये मेरे लिए यूजफुल होगा या नहीं, बेनिफिशियल होगा या नहीं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग, फिर आप क्या करेंगे, आपने जो जो चीज़ें सीखी उनको ऑर्गेनाइज करके देखेंगे। एंड एंड में आप करेंगे कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या, एक तरह से आप जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, उसको और अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे कि वो आगे कैसे यूजफुल हो सकता है किसी और के लिए। देन थर्ड आता है साइकोमोटर। साइकोमोटर क्या है? फिजिकल स्किल है, मोटर एक्टिविटी है, यानी आपके हैंड मूवमेंट्स, आपकी स्किल्स, आपने कोई नई स्किल सीखी, जैसे जब कोविड से पहले मैक्सिमम जो हमारा स्टडी का तरीका था, है ना, वो क्या था, क्लासरूम बेस्ड था, ठीक है, ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी इतनी इंट्रोड्यूस। लेकिन उसके बाद लोगों ने, टीचर्स ने क्या सीखा, स्किल डेवलप हुआ ना, कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेना सीखा, उन्होंने जूम मीटिंग को क्रिएट करना सीखा, उन्होंने नोट्स किस तरह से आप ऑनलाइन नोट्स बनाएंगे, पीडीएफ बनाएंगे, स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे, तो ये क्या है, ये एक न्यू स्किल डेवलपमेंट हुई। और मोटर एक्टिविटीज़, जिसमें आपकी हैंड मूवमेंट्स इन्वॉल्व हों, जिसमें आपकी फिजिकल मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। इसमें आते हैं 7 लेवल्स। 7 लेवल्स में क्या क्या है? परसेप्शन, आप किसी भी चीज़ को पहले ये सोचेंगे कि ठीक है मुझे ना ये चीज़ वो करनी है, तो उसमें क्या होगा, इसमें आपका माइंड एंड आपकी फिजिकल चीज़ें दोनों इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहले आपका दिमाग
और आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को नेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप क्या करेंगे? आप क्या, पहले क्या होता है, हमारे मन में चलनी चीज़ें स्टार्ट होती है ना, कि मैं ना कल से इस टाइम उठूंगा, मैं मेरा टाइम टेबल बना लेता हूँ, नहीं यार अब तो थोड़ा ही टाइम बचा, अब तो ये चीज़ करनी पड़ेगी, अब तो 3 ही महीने बचे हैं, मुझे ना करना है, मैं कल से पक्का उठूंगा। ये क्या है? ये है परसेप्शन। जब आपने आपके दिमाग को और अपने बॉडी को उस चीज़ के लिए रेडी कर लिया कि कुछ भी हो जाए, नींद कितनी भी आए, मुझे उठना है सुबह, दैट इज परसेप्शन। फिर सेट, फिर आप जब उठ जाएंगे तो आप अपनी चीज़ें सेट करेंगे, यानी अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे, चीज़ों को स्केड्यूल करेंगे कि इस तरीके से मैं स्टेप वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलूँगा। फिर गाइडेड रिस्पॉन्स, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ में आप अटक रहे हैं, कोई लेक्चर, कोई टॉपिक में आप अटक रहे हैं, तो आप क्या गाइडेंस लेंगे किसी से भी। मान लीजिए आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए जुट गए हैं पूरे अच्छे से और कहीं पे स्टक होते हैं, तो क्या आप कहीं से गाइडेंस लेते हैं, अपने टीचर से, मेंटर से, अपने फ्रेंड से, यूट्यूब से, हर तरह से। देन मैकेनिज्म, फिर क्या होता है, आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाते हैं। पहले जब आपने गोल सेट किया, आप 2 घंटे पढ़े, फिर आपने उसको एक्सटेंड किया 3 आवर्स के लिए, फिर देन आपने एक्सटेंड किया उसको नेक्स्ट वीक में 5 आवर्स तक आप पहुंच गए। धीरे धीरे आप 8 आवर्स की स्टडी करें। ये क्या है? आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे कि आप उतनी देर बैठ के पढ़ सकते हैं। एक ही दिन में चीज़ें नहीं होंगी कि फर्स्ट डे ही आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट डे आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये धीरे धीरे क्या, आपने अपने आप को हैबिट डाली, आपने अपनी बॉडी को हैबिट डाली कि नहीं, मुझे 8 आवर्स की स्टडी करनी है। दैट इज मैकेनिज्म। देन कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, फिर क्या होगा, जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे उन चीज़ों का, जाहिर सी बात है, आप खुद ही देखिए, जो बच्चा 8 घंटे पढ़ेगा वो कुछ ना कुछ तो सीखेगा ना, ऐसा नहीं है ना कि नहीं सीखेगा। तो वो बच्चा अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता चला जाएगा। जो रोज़ 8 घंटे पढ़ रहा है वो अपना रिवीजन के लिए भी टाइम निकालेगा कि मैंने येस्टरडे क्या पढ़ा, मैं उसको फिर से रिवाइज कर लेता हूँ, तो वो चीज़ें उसको याद रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या हुआ, जो चीज़ वो सीख रहा है, यानी न्यू सिलेबस जो वो पढ़ रहा है, जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहा है, उसमें वो और भी ज़्यादा परफेक्ट होता चला जाएगा। देन अडेप्टेशन, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तब आपको न्यू आइडियाज़ भी आने लगते हैं उस चीज़ से रिलेटेड कि ठीक है, मैंने ये टॉपिक पढ़ा, इससे रिलेटेड और क्या क्या किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं वो भी कंप्लीट कर लूँ। मान लीजिए आपके पास किसी थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, ब्लूम से ही आया, तो आप ये देखेंगे ब्लूम से रिलेटेड जो जो चीज़ें होंगी, आप उन सब चीज़ों को भी कवर करते चले जाएंगे। आप यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। आप इनका ईयर, इन्होंने कोई बुक लिखी हो, इनके कौन कौन से टॉपिक हैं, इनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो उन्होंने दिए, कब रिवाइज हुआ ब्लूम टेक्सोनॉमी दोबारा से, पहली बार कब लिखा गया था, ये सब चीज़ें आप कवर अप करेंगे। दैट मीन्स आपने उसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया, किसको? अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा उसमें चीज़ें ऐड ऑन कर ली, अडेप्टेशन बोलेंगे उसको। देन एंड में ओरिजिनेशन, इसमें क्या है, जब आप पूरी प्रिपरेशन कर चुके होंगे तो आप और भी ज़्यादा परफेक्ट इंसान निकल कर आएंगे। आपको जितना बच्चों ने नॉर्मली पढ़ा है, आपको उससे भी ज़्यादा चीज़ें पता होंगी। इसी को बोलते हैं ओरिजिनेशन, यानी आप कुछ नया नया क्रिएट कैसे करेंगे, आप न्यू क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। मान लीजिए एग्जाम में, फिर आप पता है क्या करेंगे, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसमें 1, 2, 3 and 4 थिंकर्स दिए हो, मान लो थिंकर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, मान लीजिए कोई भी बुक पूछी गई, उसमें करेक्ट आंसर मान लीजिए ये था, ठीक है, ये आपका आंसर था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो थिंकर्स के नाम लिखे होंगे ना, आप उनसे रिलेटेड भी डेटा को प्रिपेयर कर लेंगे, उनसे रिलेटेड भी बुक्स, नेम्स, ईयर्स, कॉन्सेप्ट्स, थिंकर्स, सब कुछ प्रिपेयर कर लेंगे। तो क्या हुआ, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपको डांस करना सीखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप परसेप्शन, अपने दिमाग को रेडी करेंगे, अरे मुझे वाला डांस मूव सीखना है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सेट करेंगे, यानी आपने अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लिया कि मुझे तो ना हिप हॉप सीखना है। फिर आप उसके मूवमेंट्स के लिए ट्राई करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप जहाँ पे आपकी मूवमेंट सही नहीं जा रही, वो तब आप क्या करेंगे, किसी से गाइडेंस लेंगे, आप यूट्यूब पे उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखेंगे, आप किसी टीचर के पास जाएंगे, डांस टीचर के पास, कोरियोग्राफर के पास, कि ये मूवमेंट कैसे होगा। उसके बाद क्या होगा, देन मैकेनिज्म। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आया यहाँ पे, जैसे गाना आया था ना तौबा तौबा, उसका जो हुक स्टेप था, बहुत बच्चों ने वो ट्राई किया, बहुत लोगों ने उसको ट्राई किया। दैट इज, ये क्या है कि पहले उन्होंने सोचा मुझे स्टेप करना है, फिर उन्होंने उसकी तैयारी शुरू की, सेट, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, देन गाइडेंस। जब नहीं आया तो उन्होंने बार बार उस वीडियो को देखा, फिर ट्राई किया कि ये स्टेप कैसे होगा, देन
मैकेनिज्म, धीरे धीरे आप बहुत पास पहुंच गए। वो स्टेप जैसा एक्चुअल में मैं नाम भूल गई, कैटरीना कैफ के हस्बैंड का, गॉड, वट एवर, शिवांशी, कैटरीना कैफ के हस्बैंड, तौबा तौबा गाने में जो हीरो है। It was like this. नो नो, स्टे अवे, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ द एक्टर। जो भी नाम था मैं भूल गई हूँ बिल्कुल, मैं अब मुझे बिल्कुल स्किप हो चुका है। तो मैकेनिज्म क्या हुआ कि वो धीरे धीरे जैसा वो कर रहे थे वैसा ही वो भी करने लगे, हम लोग भी करने लगे जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर कॉम्प्लेक्स ओवरवर्ड, फिर क्या हुआ, आप एकदम परफेक्ट हो चुके हो कि एज इट इज आप उस डांस को कॉपी कर लिया आपने, अडेप्टेशन। फिर एकदम परफेक्शन होने के बाद क्या हुआ, आपने ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन क्या है, आपने उसमें अपना भी कोई स्पेशल इफेक्ट डाल दिया, और लोगों ने जब आपको देखा तो कहा अरे वाह तुमने तो उससे भी बेहतर किया, तुम्हारा तो, तुमने बीच में ये जो एक और हुक स्टेप ऐड ऑन किया, दिस इज सुपर। ये है साइकोमोटर डोमेन। आई होप, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से टीच करूँ। तो ये थे लेवल्स, याद रखना है। कॉग्निटिव में कितने हैं, 6, अफेक्टिव में है 5, एंड देन साइकोमोटर में है 7। सीक्वेंस मत बिगाड़ना प्लीज, CAP करके याद रखिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव 6, अफेक्टिव 5, एंड देन साइकोमोटर 7। ये थी हमारी आज की यूनिट। समझ में आया तो प्लीज कमेंट मत, मतलब आप लोग बिल्कुल कमेंट ही नहीं करते कि मैम हमें समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई और चीज़ भी बताइए। प्लीज़ कमेंट कर दिया करो फ्रेंड्स, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।